तो आज की मेजर न्यूज है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट कर रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली क्या कहती है, सारी चीजें उसको डिस्कस करेंगे। एंड स्पेस ने डिनाई किया है यूएसए को द परमिशन टू यूज इट्स एयर स्पेस। क्या चल रहा है नेटो नेशंस के साथ यूएसए का, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड ईरान पॉसिबल एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियर ट्रीटी, तो यहाँ पर एनपीटी की बात की जा रही है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड 31 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे आज फ्रॉम द हिंदू। तो पहली न्यूज आपकी क्या कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स लिफ्ट IIP growth to 5.2% in February। तो इंडिया का IIP की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है कि दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, नहीं यहाँ पर हमारा प्रोड्यूसर साइड से जो भी प्रोडक्शन कितने लेवल पे हो रही है एज पर द डिमांड जो कि कंज्यूमर्स रेस कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उसकी बात की जाती है। तो ग्रोथ हो रही है इंडिया की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जो कि 5.2% फरवरी के आसपास आ चुकी है। एंड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिमांड हमें देखने को मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड कैपिटल गुड सेक्टर में। एंड ये डेटा जो है मॉस्पी के द्वारा रिलीज किया गया है, दैट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर फरवरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको हम मॉस्पी बोलते हैं। एंड जनवरी में इसको 5.1% के आसपास देखा गया था डेटा को, जो कि प्रेडिक्टेड था कितना 4.8%। तो द यू कैन से द डेटा वाज डूइंग गुड, है ना। बट हर एक सेक्टर जो है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर वो 2.3% स्लो हो चुकी थी फरवरी के अंदर 2026 के अंदर, जो 5.1% इन जनवरी थी। एंड जो ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट के अंदर विच वाज द बेसिक मेटल्स की बात की जा रही है, ऑटोमोबाइल मशीनरी सेक्टर, एंड डबल डिजिट गेन्स जो है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में देखे जा रहे थे, जो कि हमारा एक बेटर केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन अप साइकिल दिखा रहा था। बट अगेन वॉर हो जाती है शुरू, तो ग्रोथ जो है कैपिटल गुड सेक्टर की वो एक्सेलरेट हो जाती है टू द 9-month हाई ऑफ 12.5% इन फरवरी 2026 from 4.1% in the previous month, that is January 2026। तो ये परफॉर्मेंस जो है इट इज बैक ऑफ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द 8.1% परफॉर्मेंस फरवरी, जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करके देखते हैं। तो ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो 8.1% लास्ट ईयर फरवरी में है, 12.5% इस बार है ना। एंड रेगुलरली आप नेगेटिव में जा रहे हो आपका IIP, तो वो चीज बेटर यहाँ पर दिखाता है कि स्ट्रेंथ हमारा जो है अभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लोगों का जो विश्वास है या जो डिमांड है अकॉर्डिंगली बढ़ रही है। तो कंज्यूमर डिमांड जो है वो अब स्लंप हो गई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नॉन ड्यूरेबल्स की जब हम बात कर रहे हैं वो कंट्रैक्ट हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर 2.1% फरवरी के अंदर देखने को मिला, एंड नॉन ड्यूरेबल सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं वो भी 0.6% से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया। ओवरऑल डेटा यही कंफर्म करता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट लोगों की जो सेक्टर्स के साथ जो कि एंकर कर रहे हैं ग्रोथ को, बट सॉफ्टवेयर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल एंड मॉडेस्ट माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी गेन हाईलाइट करते हैं कि रिकवरी जो है स्टिल इनकम्प्लीट यहाँ पर नजर आती है। एंड यही सेम चीज है कि क्रेडिट रेटिंग पर्सपेक्टिव से एक सस्टेन्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट मोमेंटम जो है, जो कि क्रेडिट स्ट्रेंथ के साथ सपोर्टेड है, हमारा अनइवन डिमांड होते हुए भी हमारा जो अब सेक्टर है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज स्टिल बूस्टिंग अप। क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल्स की जब हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर तो हमारे नहीं आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। मर्चेंडाइज सेक्टर जो है हमारा वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर आप बात करो यहाँ पर वो स्लो होता जा रहा है। बट कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑल्दो अब डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एंड कैपिटल गुड्स की वो डिमांड अनइवन रहती है, बट उसके बाद भी स्ट्रेंथ अगर क्रेडिट फैसिलिटी सभी को अवेलेबल हो रेडिली, तो कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा इवॉल्व और इवन बूस्टअप भी कर सकता है आने वाले टाइम में। वन ऑफ द रीजंस द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यू कैन से अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स वाया वेरियस अमेंडमेंट्स इन द रूल्स ऑल्सो, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जब हम बात कर रहे हैं दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट। आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिख सकते हो अगर मेंस में आंसर लिख रहे हो कहीं तो। देन स्पेन डिनाइज US परमिशन टू यूज एयर स्पेस फॉर इलीगल वॉर और ईरान वाइडनिंग रिफ्ट विद ट्रंप। तो क्या हो रहा है, नेटो वर्सेस USA भी एक तरह से यहाँ पर चल रहा है। रीजन क्या है, कहानी थोड़ी सी लंबी है। पहली आपकी बस सिंपल सी न्यूज यहाँ पे यही कह रही है कि इसके इतने डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आपको हेडलाइन से ही पता लग रहा है कि स्पेन ने डिनाई कर दिया है US को कि आप हमारी एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि USA और इजराइल जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो एक इलीगल वॉर है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बट अब पूरी सिचुएशन को समझो। नेटो एंड USA का जो रिफ्ट है वो आज से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तब से शुरू हुआ जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी का सेकेंड टर्म यहाँ पर शुरू होता है। सो उसके बाद ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट वाज अर्लियर थॉट ऑफ कि ये अब प्रोडक्शन सेंटर्स या मैन्युफैक्चरिंग को वापस से अमेरिका के अंदर लेकर आने की बात चल रही है। बट ओवरऑल आइडिया वाज कि हम यानी कि हम एज इन USA वांटेड इट्स हेजीमनी बैक। ठीक है, हेजीमनी का कंसेप्ट कि अगर मेरी सुनोगे ठीक है, अदरवाइज वील डिस्ट्रॉय यू, है ना। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि USA की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, बी इट इन नेटो,
बी इट इन कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मेजर फंडिंग यूएसए की तरफ से जाती थी। अभी नेटो को लेकर रिसेंट हमने न्यूज लास्ट एक पूरे साल में हमने ये भी डिस्कस की थी कि नेटो की फंडिंग के लिए भी यूएसए ने थोड़ा सा बैकआउट किया था, एंड दे अर्ज नेटो नेशंस कि आप एटलीस्ट 5% ऑफ योर जीडीपी को इन्वेस्ट करें, कहां पर, अपने मिलिट्री को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। टू विच स्पेन वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने डायरेक्टली इस चीज के लिए मना कर दिया था कि वी डू नॉट वांट टू स्पेंड 5% ऑफ द जीडीपी इन, यू कैन से, बिल्डिंग आर्म्स, ठीक है। ऑल्दो वी आर अ पार्ट ऑफ नेटो, बट हम 5% तो डेडिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप जाके फैक्ट्स को चेक भी कर सकते हो। स्पेन वाज वन ऑफ द कंट्रीज एंड आई एम श्योर अबाउट इट, है ना। तो एक तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर धीरे धीरे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अब आप दूसरी चीज देखो, जब से ये वॉर शुरू हुई है, ठीक है, उससे पहले भी आप ये चीज को भी देखोगे कि ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आई थी कि नेटो नेशंस को भी धमकाया गया था, या यूरोपियन यूनियन के नेशंस को भी धमकाया गया था कि इफ यू डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अस, तो हम क्या करेंगे, हम आपके ऊपर टैरिफ्स या इवन सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो दैट इज मेकिंग बिजनेस डिफिकल्ट फॉर नेटो नेशंस एज अ होल, ठीक है। कि एक तो हमने आपको सपोर्ट किया आपकी कैंपेनशिप के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंपेन जब ट्रंप की गई थी तो नेटो नेशंस वर सपोर्टिव ऑफ हिम, है ना। एंड जब वो एज अ प्रेसिडेंट सेकंड टर्म में इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद नेटो नेशंस के खिलाफ वो यहाँ पे वेपन्स लेके खड़े हो गए। वेपन्स लेके भी क्या, मतलब पॉलिसीज ऐसी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिफ्ट बढ़ रहा था। तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि अभी की लड़ाई के अंदर अगर आप देखो, यूएसए एंड इजराइल इन्वॉल्व है। इजराइल का आपको ये भी सिनारियो पता है कि वो हिजबुल्लाह के साथ भी इन्वॉल्व है इस टाइम पे, लेबनान वाले रीजन के अंदर, एंड इवन के पैलेस्टीन वाले रीजन, गाजा वाले रीजन के अंदर भी अभी भी इजराइल की इन्वॉल्वमेंट चल रही है। तो इट इज फाइटिंग फॉर अ वॉर एट 3 फ्रंट्स भी क्या, एट 3 प्लेसेस एट अ टाइम, एंड यूएसए की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको बैकअप कर रही है। बट यूएसए इस टाइम पे दे आर, वी ऑल्सो नो कि जीडीपी जो है यूएसए की वो भी अभी डेट के अंदर है ना। तो सोलली अगर आप देखो यूएसए, जो कि मिसकंसेप्शन में था कि वेनेजुएला वाली ही चीज को हम ईरान के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी यूएसए वांट सपोर्ट फ्रॉम नेटो, एंड नेटो जो है वो अभी बिखरा हुआ है सिचुएशन के अंदर, क्योंकि नेटो नेशंस के अंदर मेजॉरिटी में आप देखोगे दे आर सीकिंग कि अब ऐसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी के तहत आपने हमारे ऊपर जो हेजेमनी की थी, वो प्रॉब्लम जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, तो व्हाई शुड वी सपोर्ट यू, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की वजह से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का पैसा, नेटो का पैसा जो है वो अब यूक्रेन और रशिया की वॉर को फंड करने में काफी हद तक लग गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर फियास्को किसका, यूएसए के द्वारा ही किया गया है। तो स्पेन एंड इवन नेटो नेशंस, दे आर नॉट रेडी टू पुट इन और कम फॉरवर्ड इनटू दिस वॉर। एंड इवन आप ये भी देखोगे कंट्रीज लाइक फ्रांस, दे आर वर्किंग विद इंडिया कि अभी इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल किया जा सके। तो ये जो रिफ्ट है नेटो का विद यूएसए, इट विल बी हैविंग अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, एंड अगर ये वॉर आगे खिंचती जाती है तो ये रिफ्ट आप देखोगे कि और ज्यादा बढ़ता भी जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जियोपॉलिटिकली हमें देखनी भी पड़ेगी आने वाले टाइम में। इवन की ग्रीनलैंड का जो मुद्दा इवन की ट्रंप ने भड़काया था यहाँ पर, है ना, तो ये चीज को लेकर भी अब नेटो नेशंस दे आर सेइंग कि हाँ, हमारी डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री असिस्टेंस एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ नेटो आल्सो, ठीक है। तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बट हमें एकजुट होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा, इवन इफ यूएसए ट्राइज to manipulate things, या दे वांट टू टेक कंट्रोल ओवर इट, है ना। तो डेनमार्क वाला रीजन अगर वो ले सकते हैं, यहाँ पर लेने की कोशिश कर सकते हैं, एंड अगर एक बार ये चीज सक्सेसफुली हो जाती है तो कल को वो किसी और के नेशन को भी यहाँ पे टेक ओवर कर लेंगे फॉर रिसोर्सेज एंड मल्टीपल थिंग्स, जस्ट बिकॉज कि अमेरिका वांट्स टू डू इट, है ना। तो ये डर जो है सबके मन में भी है, तो दे आर नॉट साइलेंटली और इवन की ओपनली प्रोटेस्टिंग। सम कंट्रीज आर साइलेंटली प्रोटेस्टिंग, सम कंट्रीज आर ओपनली प्रोटेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। देन इजराइल अप्रूव्स डेथ पेनल्टी फॉर पैलेस्टीनियंस कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। तो यहाँ पर क्या है कि लॉ जो कि स्पीयरहेड किया गया है बाय द मिनिस्टर बेन ग्वीर मेक्स अ डेथ पेनल्टी द डिफॉल्ट पनिशमेंट फॉर वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस जो कि कन्विक्ट किए गए हैं फॉर द इलीगल और इवन की नेशनलिस्ट किलिंग, यानी कि कोई भी इजराइल के नेशनल की किलिंग अगर किसी भी कोई भी एक्यूज व्यक्ति भी है वेस्ट पैलेस्टीन या इवन पैलेस्टीनियन व्यक्ति, तो उसके लिए अब डेथ पेनल्टी जो है वो जो कि कन्विक्टेड है यहाँ पर फॉर मर्डर, वो अब प्राइमरी सोर्स ऑफ पनिशमेंट रख दी गई है। अगेन एक तरह से क्या है, डर का माहौल फैलाने वाली बात है ना। तो यही सिंपल चीज है। अगर आप इसको दो पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस अगर आप यहाँ पर बात करो तो ये चीज बहुत ज्यादा अनजस्ट लगती है, क्योंकि कन्विक्टेड ऑफ मर्डर कहाँ पे, कन्विक्शन कहाँ पे होगी, इजराइल के कोर्ट में ही होगी। तो दे वुड वांट द पीपल ऑफ पैलेस्टीन टू बी किल्ड, इफ नॉट वॉर तो इनडायरेक्ट तरीके से तो इस तरीके से हो सकता है काम, जो कि अनजस्ट लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू इजराइल का पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो दे वांटेड कि पैलेस्टीन वाला रीजन उनके पास हो, तो ठीक है। तो किसी तरीके से दे वांट द एंड ऑफ पैलेस्टीन इन देयर पर्टिकुलर कंट्री, जिनको वो अपना खुद का एरिया बोलते हैं, वेस्ट बैंक वाला रीजन जो बोलते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अभी तक ऑनगोइंग है, जो कि अब
अभी कहीं पे भी अगर आप देखो कि कन्विक्शन जो है वो इजराइल के अंदर होगी, अगर इजराइल के कोर्ट के अंदर अगर वो डिसीजन आते तो ऑब्वियसली चांसेस आर कि बायसनेस होगी। इसका एग्जांपल बेस्ट तरीके से मैं आपको कैसे दे सकती हूँ कि जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे आप देखो इंडिया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में था इंडिया, ठीक है, तो अब जो जितनी भी कन्विक्शंस कोर्ट के अंदर होती थी मोस्ट ऑफ इट जो है अगेंस्ट, अगर कोई भी ब्रिटिशर के अगेंस्ट हुआ करती थी, पहली बात तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी, अगर सुनवाई हो रही थी तो देयर वर वेरी हाई चांसेस कि कोई वहां पर जो ब्रिटिशर है वही जज होगा, तो वो अब उसकी बायसनेस टुवर्ड्स इट्स ओन पीपल वो तो ऑब्वियसली बातें बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हुए हैं जहाँ पे इंडियंस जो कि इनोसेंट होने के बाद भी उनको यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलने के लिए ही इवन की सजा दी गई है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज यहाँ पर यही है कि एक अनबायस्ड अगर जज यहाँ पर बैठा हो तो डिसीजन लेना इज फाइन, है ना। तो अब ऐसा ही बायसनेस अगर एग्जिस्ट करता है दैट इज अ थ्रेट टू द नेचुरल जस्टिस विच वी से, है ना। तो यही सिंपल सी चीज आपको ये न्यूज बताती है। देन सेंटर आइज न्यू रेगुलेशन टू कवर सोशल मीडिया यूजर्स, तो ये एक तरह से ना रेपिटेटिव न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न्यू आईटी एक्ट के तहत अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टेक डाउन नोटिसेस जो कि हमने पहले भी 2 या 3 दिन पहले न्यूज में डिस्कस किए थे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गए हैं, ठीक है, कि पहले क्या हुआ करता था हमारे आईटी एक्ट के तहत कि सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जो सरकार है वो भेज सकती थी टेक डाउन नोटिसेस कि जो भी आपके ये प्लेटफॉर्म पे चीजें पोस्ट हुई हैं आप इसको रिमूव करो। बट अब एज पर द न्यू आईटी एक्ट क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति हैं जिसने ऑनलाइन पोर्टल पे, जैसे मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, दे कैन रीच आउट टू द कंपनी डायरेक्टली, ठीक है, तो कंपनी को डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हैं कि टेक डाउन नोटिस आपके लिए इशू किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर सो एंड सो वीडियो को या इस सोशल मीडिया कंटेंट को आप रिमूव कीजिए, ठीक है। साथ के साथ एक सेफ हेवन यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए टू द ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब होगा क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जा रही है, तो वरना पहले वो यूट्यूब को कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप ये वीडियो को टेक डाउन कर दीजिए, बट अभी वो डायरेक्टली हमारी कंपनी को इन दैट केस जो मिनिस्ट्री है वो अब बोल सकती है कि अब इस चीज वीडियो को हटा दीजिए यहाँ पर, है ना। एंड इन दैट केस जो यूट्यूब है उनको एक सेफ हेवन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि इवन यूट्यूब ऑल्सो प्रेशराइजेस कि हमें कि ये वीडियो जो है आप रिमूव कर दीजिए, एंड इवन की वो चीज जब हो जाती है then it is fine, otherwise अगर हम वीडियो रिमूव नहीं करते वी रीपोस्ट इट और एनीथिंग एल्स, है ना, तो इन दैट सिचुएशन यूट्यूब जो है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। बट एक बार कहने के बाद आपके कहने का यही मतलब है कि सेक्शन 79 जो हमारा आईटी एक्ट का है उसके अकॉर्डिंगली, नया वाला जो आईटी एक्ट का है, अमेंडेड आईटी एक्ट का है, उसके अकॉर्डिंगली अब जो यूट्यूब है या इवन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इफ दे वर्क along with the you can say government, then they will be provided with safe havens, otherwise तो यहाँ पर चांसेस आर कि उनके ऊपर भी हैवी यहाँ पर फाइन्स एंड इवन कि उनको बैन भी किया जा सकता है इन द कंट्री ऑफ इंडिया। जैसे बहुत सारे नोटिसेस जो है यहाँ पर अब बनाए गए हैं, इशू भी किए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने यूज किया सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट अंडर विच आईटी रूल्स जो है वो नोटिफाई किए गए थे, वार्न करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो कंटेंट है अंडर अ टेक डाउन नोटिस अगर रिटेन किया जाता है इट विल लीड टू द लॉस ऑफ देयर सेफ हार्बर, एंड सिंस February's amendment abruptly changed take down timelines to retain safe harbor to 2 to 3 hours from 24 to 36 hours, ठीक है, कि पहले जो रिटेन करने के लिए पहले जो टेक डाउन नोटिस आते थे 24 to 36 आवर्स का टाइम होता था, बट अब उसको भी कम करके कितना कर दिया गया है, 2 से 3 घंटे। तो अब मेटा, ठीक है, जो कि अगेन फेसबुक को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल इंस्टाग्राम को ऑपरेट कर रहा है ना, तो इन सब के केसेस में अगर आप देखो तो मेटा हैज बीन टेकिंग डाउन मोर पोस्ट एंड अकाउंट्स अंडर सच नोटिसेस एंड ब्लॉक किया जा रहा है ऑर्डर्स को दैट आर मोर लीगली बाइंडिंग एंड आर इशूड अंडर सेक्शन 69A, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो आईटी रूल्स है क्यूमुलेटिवली effect of the amendment to rules 8 and 14 is to reconstruct the oversight machinery that the Bombay and Madras courts found constitutionally suspect in the form of designed to evade interim orders। तो यहीं पे यही चीज की है कि अब या देखो क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर हो रही है ना, क्रिटिसिज्म भी हो रही है कि बहुत ज्यादा ओवरली आप कंट्रोल कर रहे हो चीजों के ऊपर, कि अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे तो बहुत सारे ऐसे हरासमेंट के केसेस हैं या वीडियोस हैं जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी किए जाते हैं, अगर आप उनको टेक डाउन करते हो जो कि पब्लिक ऑर्डर या इवन डिग्निटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं, देन इट इज फाइन। बट ऑन दी अदर हैंड्स अगर आप इसके कॉन्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो तो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आप कह सकते हो कंट्रोल ज्यादा बढ़ गया है। तो इवन इफ कल को ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हित में नहीं है तो उस चीज को, उस पावर को भी इलीगली यहाँ पर मिसयूज किया जा सकता है ना, तो वो चीज को भी यहाँ पर नोट डाउन किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीजिंगली इशू कर रही है बोर्ड को टेक डाउन नोटिसेस एंड पास्ट फ्यू वीक्स के अंदर, ये हमने पूरी की पूरी न्यूज जो यहाँ पर पहले डिस्कस कर ली थी, यानी एआई जनरेटेड इमेजेस वीडियोस जो हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रचलन में चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके ऊपर भी सरकार यहाँ पर नजर रखे हुए है, ठीक है। ये न्यूज थी आपकी। इंडिया रशिया होल्ड कंसल्टेशंस एमिड क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, कि यहाँ पर जो यूएस इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ चल रहा है तो इंडियन एंड रशियन डिप्लोमेट्स जो है इनका एक राउंड
ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस जो हैं वो हुए। एंड इसके अकॉर्डिंगली जो मीटिंग है यहाँ पर कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गाई लावरोव सेड मॉस्को वाज वर्किंग ऑन एन एनुअल इंडिया रशिया समिट टू बी हेल्ड दिस ईयर लेटर, ठीक है, इन रशिया। तो ये चीज़ भी है, रशिया के साथ हमारी स्ट्रेंथन होती जा रही है बॉन्ड वापस से। एंड ड्यूरिंग दिस अगर आप देखो कि रशिया की जो डेलीगेशन है उसको हेड किया गया था, दोनों की साइड जो है दे विल व्यू फुल स्पेक्ट्रम के स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस तरीके से हो सकती है, शेयर्ड पर्सपेक्टिव किस तरीके से हो सकता है, बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल इशूज ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो बायलेटरल में दोनों कंट्रीज रीजन में इंडो पैसिफिक एंड अगर आप देखोगे कि इवन अ पार्ट ऑफ रशिया ऑल्सो, ठीक है, एंड ग्लोबल इशूज को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसके ऊपर भी यहाँ पर बात की जा सकती है, जो कि दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए होंगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आईमेक पिक्चर में आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रिक्स पिक्चर में आ सकता है, यहाँ पर हम जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं या साउथ पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, चाइना का इंट्रोडक्शन इस पार्टनरशिप के अंदर भी हो सकता है आने वाले टाइम में, मल्टीपल जो प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अब एक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को डिस्कस किया गया बायलेटरल एजेंडा में, जिसके अंदर शेड्यूल ऑफ अपकमिंग यू कैन से कॉन्टैक्ट्स जो कि प्लान्ड इंटरैक्शंस हैं। एंड उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया इज द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स। अब इसमें रशिया एंड इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। जो ग्रुपिंग है इट हैज नॉट कम आउट विद अ स्टेटमेंट even as US-Israel attacks on Iran have prompted the Islamic Republic to hit the US military bases and energy interests, and United Arab Emirates and Saudi Arabia, increasing complications for the BRICS as Saudi, Iran and UAE are members of the bloc। ठीक है, कि यही चीज तो बार बार प्रॉब्लम आ रही है ना कि ब्रिक्स की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट भी अभी तक रिलीज तो नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडिया क्या है कि इवन यूएई की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं। तो सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है ऑन वन साइड यहाँ पर एक मुद्दे पे लड़ रहे हैं ऑलरेडी, बीइंग यूएसए की साइड या यूएसए के अलाई बनकर। ईरान जो है वो अब एक टोटली ऑपोजिट साइड पे है। तो किसकी साइड पे आप स्टेटमेंट दोगे? ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मुद्दा जो है वो अब इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे कि यूएई एंड सऊदी अरेबिया की भी बात करें, ये भी आपस में भिड़ रहे हैं इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, हम डिस्कस कर चुके हैं कौन से रीजन के अंदर चल रहे हैं कि एक जो एरिया है वो यूएई के द्वारा यहाँ पर लीड किया जा रहा है ना पर्टिकुलर प्रॉक्सी वॉर, एंड सऊदी अरेबिया के द्वारा भी एक पर्टिकुलर खेमा है जो जहाँ पर लड़ाई हो रही है। ठीक है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया देना, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इरानियन पार्लियामेंट मल्स पॉसिबल एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियर ट्रीटी। तो यहाँ पर बात की जा रही है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में यहाँ पर प्रपोज की गई थी, 1970 तक सिग्नेचर्स इसके ओपन थे। एंड ये क्या यहाँ पर बात बोलती है कि कोई भी कंट्री जो है वो अब अपार्ट फ्रॉम यू कैन से के यूएसए, चाइना, रशिया एंड यूके, है ना, इन कंट्रीज के अलावा कोई भी कंट्री जो है वो अब न्यूक्लियर वेपन्स को फॉर यू कैन से न्यूक्लियर जो है एनर्जी भी क्या, न्यूक्लियर जो वेपन्स है ना, उनको यहाँ पर बना नहीं सकती। एंड इवन के जो कंट्रीज इनके नाम मैंने पहले लिए, ठीक है, ये कंट्रीज जो हैं वो अब न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई किसी और को नहीं करेगी, किसी और कंट्री को नहीं कर सकती है। ठीक है, एनपीटी आपको ये बेसिकली चीज बोलती है, यानी कि जो यूज है अब न्यूक्लियर एनर्जी का, इट विल बी फॉर द पीसफुल पर्पसेज ओनली। ठीक है, पीसफुल पर्पसेस ओनली। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी कंप्लायंस के थ्रू एनपीटी को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। सिंपल सा आइडिया यही है। तो जिसके खिलाफ बगावत यहाँ पर ईरान ने स्पेसिफिकली की थी लास्ट ईयर जून के अंदर, जो अब आप देखोगे कि उसकी वजह से भी इनिशियली यहाँ पर यूएसए एंड ईरान का जो टसल है वो चला था। ठीक है, तो इंडिया का तो रोल यहाँ पर है ही नहीं। एनपीटी की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉसिबली देयर आर चांसेस कि ईरान जो है उनकी तरफ से ये होगा कि हम एनपीटी से विड्रॉ करने वाले हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हम भी यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम तभी था ना कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो जब हम यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट की बात करते हैं वो चीज नहीं कर सकता है ईरान, क्योंकि एनपीटी के अंडर था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बोली जा रही है कि अब कि ईरान जो है वो भी तो फॉर द पीसफुल पर्पसेस यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। इट इज द राइट ऑफ ईरान ऑल्सो। तो इसीलिए हम एनपीटी से यहाँ पर बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, कि तेहरान वुड रिस्पेक्ट द ट्रीटी एज लॉन्ग एज इट इज अ मेंबर। ईरान सेज कि इट इज अ न्यूक्लियर प्रोग्राम इज फॉर पीसफुल पर्पसेस, दैट इट इज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, इट हैज द राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर एनरिचमेंट। एंड रिगार्डिंग मेंबरशिप इन दिस ट्रीटी, रिगार्डलेस ऑफ अ क्लियर पोजिशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दिस इज द जेन्युइनली अ debate taking place within public opinion and at the parliamentary level। ठीक है, तो चांसेस आर कि वो अब विड्रॉ कर सकते हैं एनपीटी से। जो आपका होगी यूरेनियम एनरिचमेंट फॉर पीसफुल पर्पसेस अगर जनरेट करने के लिए, वो भी अब राइट रखते हैं कि दैट इज व्हाट देयर स्टांसेस। ठीक है, देन नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कहती है? निफ्टी 50 मार्क्स वर्स्ट मंथ इन 6 years, फॉल्स 11.4% इन मार्च। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बियर दिख रहा है ना। हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है बियरिश एंड बुलिश की जब हम बात कर रहे होते हैं। तो बेसिक्स जिनको पता नहीं है तो उनके केस में यहाँ पे ये होता है, जिनको पता है ऑब्वियसली वो तो यहाँ पर देख ही सकते हैं इस चीज को। तो बियरिश मार्केट हमारी चल रही है, दैट मीन्स द मार्केट इज गोइंग डाउन।
बुलिश मार्केट इज कि हमारी मार्केट अब जा रही है, बट अभी जो है हमारी बियरिश मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स जो है 2.14% मंडे को सिर्फ और सिर्फ डिक्लाइन हुआ है एंड 2762 स्टॉक्स जो है वो डिक्लाइन हुए हैं एंड जस्ट 570 एडवांस कर रहे हैं फ्रॉम मोर देन 3000 स्टॉक्स जो कि ट्रेड होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है, यूएस एंड ईरान की वॉर की वजह से यहाँ पर ये इशू चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी बंद है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की मार्केट वैसे भी वेल परफॉर्म नहीं कर रही थी। ठीक है, वेल परफॉर्म नहीं कर रही थी क्योंकि हमारे जो आप कह सकते हो कि एफडीआईज हैं, एफपीआईज हैं, ठीक है, वो पोर्टफोलियोज अपना लिक्विडेट कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन मार्केट के अंदर, है ना। तो ये इशू जो यहाँ पर परसिस्ट करता जा रहा है, प्लस इंडिया एंड यूएसए की डील वो भी हवा में है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके ऊपर भी कोई अपडेट हमें नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, तो इवन के आप देखोगे कि मल्टीपल सिनारियोज में इंडिया जो है जो डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था इवन फ्रॉम द जीसीसी नेशंस, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही एग्जीक्यूशन, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, लड़ाई के अंदर एग्जीक्यूशन यहाँ पर चल रही है, मतलब एग्जीक्यूशन एज एन कि लड़ाई के अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस जो है वो डिले होते जा रहे हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं ऐसे जिस वजह से जो इंडिया की मार्केट है वो क्रैश होती यहाँ पर जा रही है। Then rupee doing fine, finance minister tells Lok Sabha's currency crosses $95. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही है कि इवन द रूपी क्लोज्ड एट 94.8 रुपीज अ डॉलर ऑन मंडे, डेप्रिशिएट कर दिया था ऑल टाइम लो ऑफ ओवर 95 रुपीज अर्लियर। तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है कि जो रूपी है इट इज डूइंग फाइन अगेंस्ट द यूएस डॉलर एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। तो उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि विद ऑयल प्राइसेस जो कि अब इस टाइम पे स्टिकी हैं ओवर $104 अ बैरल, जो कि अभी थोड़ा सा रिलेटिवली सही है, जो कि $126 पर बैरल तक पहुंच गया था। तो जो रूपी डेप्रिसिएशन जो है वो ₹3 से ज्यादा हो चुकी है मार्च के अंदर ही अगर हम देखें तो। इंडियन करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हुई है 4.1% सिंस द कमेंसमेंट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रॉसिंग ₹95 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगेंस्ट द यूएस डॉलर। एंड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अब सेल कर रहे हैं इंडियन स्टॉक को, जो कि डॉलर का आउटफ्लो है। मंडे के अंदर यही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट की गई है। रुपी की वैल्यू जो है ऑल टाइम लो पे जा चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैप कर दिया है नेट ओपनिंग पोजीशंस, जो कि बैंक अब होल्ड कर सकते हैं ऑन शोर करेंसी मार्केट एट $100 मिलियन फॉर बैंक एट द एंड ऑफ द डे। कि अब अगर आप मार्केट के अंदर यूएस डॉलर एंड रुपी का जो अब सप्लाई है वो बढ़ता जा रहा है, डॉलर जो है वो इंडियन मार्केट से जा रहे हैं, तो अब ऑनशोर करेंसी जो है इंडियन बैंक्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई वो होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। लिमिट जो है पहले 25% की हुआ करती थी बैंक की कैपिटल की, एंड इट वाज इंटेंडेड टू अरेस्ट द स्पेकुलेशन इन द मार्केट, बट जो सेंट्रल बैंक का मूव है इट यील्ड सम रिजल्ट्स के रुपी जो है वो ओपन कर रहा है 93 रुपीज ऑन मंडे। वीक इक्विटी मार्केट्स हैं, एफआईआई की एग्जिट है, स्टिल हाई ऑयल प्राइसेस हैं, फर्दर डेप्रिसिएशन होने के चांसेस हैं। जो इशू है रुपी डेप्रिसिएशन का वो अपोजिशन के द्वारा भी यहाँ पर रेज किया गया था। देन फर्दर यहाँ पर जितने भी है वो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल डाटा है, वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट सी बात यही है, सेम ये दोनों की दोनों न्यूज़ जो है आपस में इंटरलिंक होकर बात कर रही हैं। एफपीआईज एफआईआईज की बात की जा रही है, एंड इवन की ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट के साथ यूएसए की वजह से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इवन की प्रॉब्लमैटिक है, इवन इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टाइमली नहीं पहुंच पा रहे हैं। मल्टीपल रीजंस की वजह से जो रुपी है वो डिप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर मार्केट में भी नजर आती है कि हमारे शेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। Then government retains interest rates on small saving schemes. So union government ने यही चीज़ बोला है कि interest rates unchanged रहेंगे small saving schemes को लेकर, जिसके अंदर आपका PPF है, then आपका national saving certificate है for the 8th straight quarter, जो कि 1 अप्रैल 2026 है, since आज closing है तो 1 अप्रैल 2026 से जो लागू होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली समृद्धि स्कीम जो है, ठीक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 8.2% है। तो समृद्धि जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर ही, है ना। उसकी वजह से क्या है कि अब आपकी घर पे अगर आपकी बेटी है ना, तो इन दैट सिचुएशन आप पर मंथ ₹125 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप एक सेविंग अमाउंट जो है वो लगा सकते हो, है ना, पर मंथ। तो उसका आप देख सकते हो कि आफ्टर योर डॉटर टर्न्स 18 या मैरिजेबल एज पे जब हो जाती है तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंगली यू कैन रिडीम इट, एंड टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे थे सरकार के द्वारा, ताकि अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो इन दैट सिचुएशन आपकी टैक्स सेविंग भी हो रही है। तो मॉनेटरी बेनिफिट को अलाइन किया गया था इस सिचुएशन के टाइम पे। एंड इवन जो आप देखोगे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई है तो वो पैसा जो है आप अपनी बेटी की वेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा आइडिया सरकार ने उस टाइम पे ये दिया था, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे हमारी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो जो लड़कियां हैं जब वो पैदा होती है उनको लेकर यहाँ पर इनिशियल फेजेस में, जब पहले क्या हुआ करता था, अभी भी कहीं कहीं जगह पे एग्जिस्ट करता ही है, तो बेटी का पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अब क्या है, पराया धन माना जाता है कि पैसा जो है शादी पे लगाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा एंड एवरीथिंग, है ना। इसी को यहाँ पर बताते हुए सरकार ने बोला कि आप ये मॉनेटरी बेनिफिट को आप इसको आप
बेनिफिट मान के चलिए। अब किस तरीके से, अब आपका जो पैसा है वो आपको टैक्स भी बचाएगा अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं अर्ली एजेस से, अपने बेटी की पढ़ाई के टाइम से ही, ठीक है। वो पैसा आप इन्वेस्ट करते करते आपको एक तो पहली बात रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई मिलेगा, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पर मिल रहा है। बाय द टाइम आपकी बेटी की शादी होगी आप वो पैसा इतना जमा कर चुके होंगे, है ना। तो ये सिंपल सी स्कीम का आइडिया था। देन आपका ये क्या है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर टर्म डिपॉजिट का वो भी 7.1% के आसपास सेम ही रहा है। अब इंटरेस्ट रेट जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम डिपॉजिट का, वो भी रिटेन किया गया है 7.1%, 7.7% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि पोस्ट ऑफिस से आपको अगेन मिलते हैं, तो सेविंग स्कीम को लेकर ही है कि मेचोरिटी पे ही आपको 5 जो है वो आप मेचोरिटी के साथ ही आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगा। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिस वजह से आपकी जो टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिटेन किए हैं, ठीक है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको यही बता रही थी कि कितना कितना इंटरेस्ट रेट है, इन केस अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो। वैष्णव रैप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री फॉर 6 सिग्मा लैग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन की तरफ से स्टेटमेंट आई है जो मिनिस्ट्री है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इट इज अ प्लेयर्स फॉर नॉट अडॉप्टिंग द 6 सिग्मा प्रोसेस इन देयर बिजनेसेस, ठीक है। समथिंग ही हैड आस्क्ड फॉर देम, जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बिजनेस से उनको किया करना चाहिए। ही वाज स्पीकिंग ऑफ द लॉन्च ऑफ द 4th ट्रांच ऑफ द अप्रूवल्स अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो कि अब इंसेंटिवाइज करता है इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो ECMS क्या है, 22,919 करोड़ रुपीस का एक इनिशिएटिव है जो कि ये प्रोवाइड करता है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंसेंटिव्स टू फर्म मैन्युफैक्चरिंग अ प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया। तो ये एप्लीकेशन जो है इट इज अ विंडो फॉर मोस्ट ऑफ द फर्म्स क्लोज लास्ट ईयर, दे हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड अप्रूव्ड ऑन अ रोलिंग बेसिस, क्योंकि उनकी पे आउट जो है वो कंटिंजेंट है टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो 6 सिग्मा रेफर्स टू एक सेट लॉ या सेट क्वालिटी ऑफ कंट्रोल मेजर्स जो कि फर्म्स को अब एम्प्लॉय करने के लिए टू मिनिमाइज डिफेक्ट्स इन देयर आउटपुट्स और अचीव मेजर्स टू मेजरेबल गेन। एंड ये जो है इट इज मेड क्लियर कि कॉल फॉर 6 सिग्मा एंड 3 अदर रिलेटेड डिमांड्स फॉर द इंडस्ट्री वर नॉट मेयरली एस्पिरेशनल ब्लस्टर्स। तो पूरी न्यूज क्या है, मेरी बात समझो। यहाँ पर ECMS की जब हम बात कर रहे हैं, ये आई गेस 2025 के अंदर ही लॉन्च हुई थी। ECMS के बारे में शायद हमने डिस्कस भी किया था। ECMS का मेजर आइडिया क्या है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है ना, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो बूस्ट कर सकती है आने वाले टाइम में, कि इंडिया के अंदर ही वो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करनी शुरू करें, इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं एंड रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर बनने ही शुरू हो जाएं। इससे क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक डिमांड तो फुलफिल हो ही रही है, प्लस जो सरकार ने इवन की यहाँ पर क्या बोले हैं 6 सिग्मा के अकॉर्डिंगली अब सरकार चाहती है कि आप मिनिमम डिफेक्ट्स के साथ उन सारे कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करो, क्योंकि आपका एक डायरेक्ट यहाँ पर कंपटीशन आने वाले टाइम में हो सकता है। क्योंकि आप एक क्वालिटी चेक को जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखते हो, उससे आइडिया क्या यही रहता है कि आप बिल्कुल टॉप नॉच ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कि आजकल के डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड डिमांड है इसकी, है ना। एंड आपका एक डायरेक्ट किसके साथ कॉम्पिटिशन होगा कल को अगर आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हो, दैट इज चाइना, जिसके कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी सस्ते हैं एंड ड्यूरेबल भी हैं यहाँ पर, है ना। तो इंडिया की गवर्नमेंट, सिंस मैंने आपको पहले भी बोला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर ही शिफ्ट करना चाहती है। तो द बेसिक आइडिया वाज कि ये जो ECMS स्कीम है इसके अकॉर्डिंगली जितना भी आप यहाँ पर प्रोडक्शन करते रहोगे और एज पर द क्वालिटी 6 सिग्मा जो यहाँ पर चीजें बोली गई थी, एज पर दैट क्वालिटी, एंड आप उसको अगर पास करते हो तो सरकार आपको इंसेंटिवाइज करेगी, प्लस द नंबर ऑफ जॉब्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग, एंड जितनी प्रोडक्शन आप हर साल इंक्रीज करते रहोगे आपका इंसेंटिव जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। दैट वाज द बेसिक आइडिया जो कि अब मीट नहीं किया जा रहा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो लैग भी कर रही है, एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बंद भी हो चुकी हैं। तो ये क्या फायदा हुआ इसी ECMS स्कीम का? कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्वालिटी चेक को भी अगर आप पास नहीं कर रहे हो तो ये सिंपल से आपको बात की गई है। देन NHAI ऑन ट्रैक टू सिक्योर एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ ₹30,000 करोड़। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो अब सेंटर के बजटेड टारगेट ऑफ 30,000 करोड़ के आसपास जो कि मोनेटाइजेशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर देंगे। एंड इसी वजह से यहाँ पर NHAI ने ये चीज बोली कि उन्होंने ऑलरेडी मोबिलाइज कर दिए हैं 28,307 करोड़ रुपीज थ्रू अ मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट and the toll operate transfer model. So bids for TOT bundle 19 have been received and are currently under the technical evaluation. तो यहाँ पर अब लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंगली मोनेटाइज असेट जो थे टोटल 28,724 करोड़ रुपीस थे। अभी पूरा आइडिया क्या है इस चीज को समझो, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है वैसे तो सरकार की तरफ से जो यूज किया जा रहा है। अब NHAI है ना,
वो रोड्स की डेवलपमेंट करता है। रोड की डेवलपमेंट के लिए उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। वो पैसा हर बार सरकार के पास तो अवेलेबल नहीं होता, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है? आइदर वो क्या कर सकती है कि वो टेंडर दे दे, ठीक है, किसी और व्यक्ति को। टेंडर भी चलो पास कर देती है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको मेंटेन भी करनी पड़ती है रोड, है ना। एंड एक सेकेंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है कि क्यों ना हम स्टेक होल्डर से ही पैसा लेकर उस रोड को बनाना शुरू कर दें। तो एक ऐसी ही इन्विट करके यहाँ पर स्कीम है, ठीक है, इन्विट करके जो ट्रस्ट बनाया गया है सरकार के द्वारा, इसके अंदर क्या होता है? स्टेक होल्डर से, जो कि इन्विट है, अब द आइडिया इज कि ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इसके अंदर अब स्टेक होल्डर्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आएंगे यहां पर, ठीक है, म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आएंगे स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट उससे होगा, क्योंकि अब जो सरकार है या जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है वो टोटली काम कर रही है ना पैसे से, हाईवेज डेवलप कर रही है। वहां पर क्या हो रहा है? आप देखोगे कि टोल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब वो टोल्स जो है वो अब मेंटेनेंस के लिए भी यूज हो रहे हैं, प्लस जो पैसा अब उसको लगाने के लिए बनाया गया था, बनाने के लिए लगाया जा रहा था, वो भी सरकार यहाँ पर रिकवर कर रही है। एंड इवन कि ये सर्कल चलता जा रहा है, स्टेक होल्डर्स को भी आप उनका यहाँ पर थ्रू म्यूचुअल फंड शेयर देते जा रहे हो, ठीक है। तो इससे स्टेक होल्डर्स के पैसे से, इस म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो भी पैसा इकट्ठा होता है, उसको पैसा, उस पैसे को यूज करती है गवर्नमेंट, किससे? रोड्स को भी इवन डेवलप करने के लिए, या इवन टेंडर्स को भी निकालने के लिए, इवन टोल्स को भी लगाने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि जिसको भी टेंडर दिया गया है उसका पैसा वाया टोल्स कलेक्ट हो रहा है, रिकलेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड जो स्टेक होल्डर्स है उनका, जिनका इनिशियल पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा था, उनको भी बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, वो भी अपना पैसा यहाँ पर बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, सरकार अपना वाया दीज टोल्स। देखोगे आप जो टोल्स का जो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एक्सप्रेसवेज या एक्सप्रेसवेज की जो एक्सटेंशंस बनाई हैं, वहां पर टोल्स आप देखोगे कि बहुत, यू कैन से कि हैवी अमाउंट वाले टोल्स हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि यहाँ पर इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। पहली चीज स्टेक होल्डर्स का फायदा हो, देन टेंडर के लिए जो जितना भी मेंटेनेंस का कॉस्ट है इवन के, या जो ओनर है या जो कंपनी है जिसने इस रोड को बनाया था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पैचेस के अंदर इसको अलॉट किया जाता है, एक सिंगल जो पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे एक कंपनी को नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे चांसेस आर कि इवेजन बहुत ज्यादा हो जाएगी, पैसे के मिसयूज होने के चांसेस है, तो वो चीज को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो जो अब मेंटेनेंस है, इवन की कंपनी जिसने इसको बनाया उसका भी फायदा हो। तीसरी चीज टैक्सेस का सर्टेन हिस्सा जो सरकार भी कमा रही है। तो ये एक बहुत बेटर बिजनेस मॉडल है जो NHAI एंड इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ने अपनाया है इन्विट के थ्रू, ठीक है। एक ऐसा ट्रस्ट जो कि म्यूचुअल फंड की तरह एक्ट करता है, जहां पर लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर पैसा भी कमाया जा रहा है। ऑल्दो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्ट करो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बिजनेस मॉडल व्हिच इट इज अडॉप्टिंग। Then GRSE delivers 3 frontline warships to Indian Navy. The frontline naval platforms जिसके अंदर INS दुनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रे, तो वो डिलीवर किए गए थे नेवी को ऑन मंडे बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि बूस्ट करेंगे इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को आत्मनिर्भर भारत के अंदर। एंड इट इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि GRSE ने डिलीवर किए हैं 3 मेजर नेवल प्लेटफॉर्म्स को साइमल्टेनियसली, अंडरस्कोर किया है, एनहांस किया है प्रोडक्शन कैपेसिटी को, इंप्रूव किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। तो ये शिपयार्ड ने 118 वॉरशिप्स बनाए हैं, जिसके अंदर 80 वॉरशिप्स इंडियन नेवी के लिए यूज हुए हैं, क्योंकि अपना यहाँ पर रोल को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हम एक की पिलर है इंडिया के मैरीटाइम डिफेंस इकोसिस्टम के लिए। देन अप्रैल फरवरी फिस्कल डेफिसिट एट 80% ऑफ द टारगेट, कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है अप्रैल फरवरी के अंदर वो 12.5 ट्रिलियन, दैट इज $132 बिलियन या 80.4% ऑफ द एस्टिमेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, जो कि 31 मार्च को हो रहा है। एंड ये जो नेट टैक्स रिसिप्ट्स हैं दैट वाज एट 21.5 ट्रिलियन रुपीज, जो कि इंक्रीज है फ्रॉम लास्ट ईयर कलेक्शन इन द सेम पीरियड अ ईयर अगो। बट हमारा डेफिसिट अगेन, इवन दो हमारी जो टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई है, बट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली स्टिल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है 80% ऑफ द टारगेट पे ही रह गया है, यानी कि 20% वाज येट टू बी अचीव्ड। Then IRDAI approves India Accounting System Framework for Insurance. IRDAI क्या है? सबसे पहली बात, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, इसका इतना ध्यान रखना। 1999 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ईयर को प्लीज दोबारा चेक कर लेना, 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि जितनी भी इंश्योरेंस सेक्टर है
उसको बूस्ट मिल सके इंडिया के अंदर, एंड इंश्योरेंस जिसने भी ली है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सके एंड प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को काम को यहाँ पर किया जा सके इम्प्लीमेंट, है ना। अदरवाइज इंश्योरेंसेस के अंदर आप देखो बहुत हाई चांसेस आर कि जब आप क्लेम लेने जाओ वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाती हैं, है ना। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए IRDAI जो है इट इज दैट स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनॉमस बॉडी जो कि इंश्योरेंस को लेकर ही अथॉरिटी है, जो कि डील करती है सारे के सारे मैटर्स को। तो अब उन्होंने अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर दिया है जो कि मैंडेट कर रहे हैं इंश्योरेंस को कि आप प्रिपेयर करो और प्रेजेंट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि अब एप्लीकेबल है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, जो कि 1 अप्रैल 2026 के अंदर इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो इंप्लीमेंटेशन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम का वो एप्लीकेबल होगा हर एक कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस को, चाहे वो लाइफ हो, जनरल हो, स्टैंड अलोन, हेल्थ इंश्योरेंस हो एंड री इंश्योरेंस भी हो। तो इससे क्या हो रहा है, पहले पता क्या होता था, अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप ये देखो कि जो IRDAI है इनका अपना अलग एक परफॉर्मा होता था कि जिसके अकॉर्डिंगली इंश्योरेंसेस ले सकते थे। बट यहाँ पर ना ऐसा होता है कि कई बार जो लोग हैं वो टैक्सेस को इवेड करने के चक्कर में अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो आपको बहुत सारे ऐसे तिकड़म भी बताते हैं कि आप ये पैसे जो है इंश्योरेंस के अंदर डाल दीजिए, है ना। तो अब इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही इसको रिफ्रेज किया जाएगा सारा का सारा, ताकि किसी भी तरह का टैक्स इवेजन थ्रू इंश्योरेंस इफ पॉसिबल वो ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि अमेंडमेंट जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि गवर्न करेंगे रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर द इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को, ताकि एनहांस किया जा सके कंसिस्टेंसी को, ट्रांसपेरेंसी को एंड कंपैरेबिलिटी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर अक्रॉस द इंश्योरेंस सेक्टर, एंड ये अलाइन किया जा सके ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के साथ। एंड इस वजह से अब एक फायदा यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया के इंश्योरेंसेस को आप इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अगर आप अकाउंटिंग सिस्टम का मर्जर कर देते हो हमारे इंश्योरेंसेस का, तो आप इंटरनेशनली भी इसको सेल कर सकते हो। तो IRDAI ने यही चीज बोला कि अप्रूवल दे रहे हैं हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एज एक्चुरियल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस ऑफ द इंश्योरर्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026। तो ये आपकी बेसिक सी अमेंडमेंट यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। तो आज की आपका न्यूज़ का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट इज वैलिड ओनली फॉर टुडे 31 मार्च 2026 कि हमारे पास नेवर नाउ, नेवर बिफोर एंड नेवर आफ्टर वाली सिचुएशन इस टाइम पे है कि 30% डिस्काउंट ऑन ऑल आर कोर्सेज इज एप्लीकेबल जस्ट फॉर टुडे 31 ऑफ मार्च 2026। कल से हम जो रेट्स है वापस से रिवाइज कर देंगे, तो इट इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली। तो आपको क्या करना है, तो कोर्सेज तो आपको सिर्फ मिनिमल से कोर्सेज यहाँ पे बताए गए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए 2026 एंड इवन जो 2027 के कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। इवन स्टेट PSC के कोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी डिस्काउंट्स, ईच एंड एवरी कोर्स जो है दैट इज ऑफरिंग यू 30% डिस्काउंट जो कि 31 मार्च तक ही वैलिड होगा। तो आप हमारी वेबसाइट से भी डायरेक्टली परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन लगा सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे भी हमें ईमेल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि हमारी टीम जो है आपसे रीच आउट कर लेगी, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को बैक कर सकते हैं कि 30% डिस्काउंट डायरेक्टली सारे कोर्सेज पे आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट रेजोल्यूशन जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आप अपने डाउट्स को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रीलिम्स 2026 ऑलमोस्ट अब मई के अंदर आ ही गया है, अप्रैल शुरू हो गया है, तो जल्दी से जल्दी तैयारी को और ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी डाउट होता है उसको पूछने से डरिए मत, ठीक है, कि आपकी डाउट की वजह से मे भी दूसरे का डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो सकता है ना। तो यहाँ पर डरना नहीं है, नर्वसनेस जो है इसको कंट्रोल करके आपको फर्दर जो मेहनत है वो करनी है। हल्का सा पुश आप देते रहेंगे अपने आप को तो चीजें अपने आप ही बेटर होती रहेंगी, सॉर्ट होती रहेंगी। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।